यदि कोई नाविक किसी निराधार बेतुके आत्मविनाशक लेकिन लुभावने नारे के वशीभूत होकर समुद्र की लहरों के ऊपर तीव्र गति से तैरते दौड़ते अपने नाव में अपनी जहाज में कोई बड़ा सा छिद्र कर दे और छिद्र करने के साथ ही कामयाबी की कुटिल मुस्कान के साथ तथाकथित रूप से प्रगतिशील मुखौटा पहन ले और फिर चारों तरफ अपनी नजरों को कुछ इस आशा में दौड़ाए कि लोग उसे शाबाशी दें, उसकी वाहवाही करें, तो ऐसे में हम दर्शक के रूप में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि तुम और तुम्हारी नाव बस कुछ और देर लहरों की मेहमान है, फिर लहरों की मेहरबानी पर है। स्वागत है आपका आज की इस वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और इस रूपक का जो निहितार्थ है उसी के ऊपर चर्चा के साथ आज की इस वीडियो वार्ता को मैं आरंभ करता हूं। हमारे यहाँ विवाह की परंपरा समाज में अनुशासन और अनुशासन के साथ नैतिक मूल्यों के प्रतिष्ठा के लिए, स्थापना के लिए लंबे समय से या यूं कह लें सनातन काल से चली आ रही है। लेकिन आज जब हम कुछ घटनाओं को देखते हैं और उन घटनाओं के जब कुछ आपराधिक जिसे कह सकते हैं कि आपराधिक एक तरह से विस्फोट को जब देखते हैं तब हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई। जहां हम विवाह में 7 वचनों की बात करते हैं, 7वें वचन के रूप में जब कन्या जो वचन के उपरांत पत्नी बन जाती है, उस प्रक्रिया के बाद जब वो कहती है कि पर स्त्रियम मातु समानम समीक्षया, पर स्त्रियम मातु समानम समीक्षया स्नेह सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामी त्वा तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमंत्र कन्या। कन्या कहती है कि हमारे तुम्हारे बीच में विवाहोपरांत किसी पर स्त्री को तुम माता समान ही देखोगे, समझोगे और हमारे बीच में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। ऐसी परिस्थिति में जब तुम्हें वचन हमें दे देते हो तब मैं तुम्हारे बाएं अंग वामांग में आकर के तुम्हारी पत्नी के रूप में आने को मैं अपनी इच्छा और अपनी सहमति देती हूं। इस प्रकार से इसके पहले के जो 6 मंत्र हैं, 6 वचन हैं, वो अलग हैं, अलग अलग तरह की है। लेकिन ये जो सबसे आखिरी वाला है जो परिवार में यानी परिवार रूपी इकाई जो समाज और राष्ट्र को अंततः सबसे अधिक बलवान बना जाती है का ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र होता है। सवाल है कि कन्या यह वचन लेती है यानी वधू ये वचन लेती है वर से। इसका क्या मतलब हुआ? लंबे समय से हमारे समाज में एक परिकल्पना नहीं बल्कि एक मान्यता है कि पुरुषों के अंदर की चंचलता यानी जब समाज अनुशासित रहेगा तो वर जो है वधू से ऐसा कोई वचन नहीं लेता है, क्योंकि जिसे हम गणित की भाषा में प्रमेय कहते हैं, थ्योरम, उसे हम कहते हैं स्वयं सिद्ध। ऐसा ऐसा हम मान के चलते हैं कि अनुशासित पारिवारिक सामाजिक जीवन में कन्या के समक्ष ऐसा कभी कोई प्रश्न आएगा ही नहीं कि उसके वैवाहिक जीवन में कोई परपुरुष आए और वो फिर अपने पति से एक तरह से छल कपट करके, धोखा दे करके व्यभिचार में रत हो जाए। ऐसी परिकल्पना एक स्वयं सिद्ध के रूप में नहीं की गई है, क्योंकि हमने सदैव ही स्त्रियों के लिए एक अनुशासन नियत किया था, जिस अनुशासन के तहत ऐसी परिस्थिति ही समाज उत्पन्न नहीं होने देता था कि कोई परपुरुष आ जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, वो नाविक निराधार और बेतुके नारे। कैसे नारे? एक शब्द है आजादी, उसका अंग्रेजी में अर्थ है फ्रीडम। हिंदी में हम उसका अनुवाद स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता इन शब्दों से अगर करने की मूर्खता करेंगे
तो गड़बड़ होगा, क्योंकि फ्रीडम और आज़ादी का जो अर्थ हम जिस रूप में आज समाज में देख रहे हैं वो है स्व स्वच्छंदता, यानी जो मर्जी आए सो करना। यानी स्वाधीनता और स्वतंत्रता, ये शब्द तो बड़े अच्छे हैं और इनका अर्थ हम अभी इस पे नहीं जाते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है समाज में? विवाह हुआ नहीं कि पत्नी किसी पर किसी दूसरे मर्द के साथ अपने साठगांठ शुरू कर देती है, या पहले से करती हुई रहती है विवाह के समय। यानी समाज में जब नैतिक मूल्यों का क्षरण कुछ तथाकथित नारों के माध्यम से शुरू हो जाता है, उसमें सबसे खतरनाक भूमिका क्या निभाती है? महिलाओं को, एक एक शब्द है फेमिनिज्म, और उसी फेमिनिज्म रूपी कटीले वृक्ष के जो बहुत खतरनाक दुर्गंध युक्त फूल है, फूल तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए उससे निकलने वाली शाखाओं पे जो कुछ भी लगता है वो क्या है? महिला दिवस, महिलाओं को दबा करके रखा गया, महिलाओं को यथोचित सम्मान नहीं मिला, उनको प्रगति का, सफलता का, कामयाबी का अवसर नहीं मिला, उन्हें पुरुषों के बराबर हक नहीं मिला, उनके अधिकारों को दबा करके रखा गया। इस तरह के ऐसे गंदे 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 नैरेटिव गढ़े गए कि आज समाज अपने आप को एक ऐसे दुविधा वाले मोड़ पे पा रहा है कि अगर खुल करके कोई इन चीज़ों का विरोध करे कि नहीं भाई हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सवाल यह है कि कुछ घटनाओं को देख करके, घटनाओं के आधार पर समाज को दोषी नहीं दे सकते हैं। घटनाओं से उन व्यक्तियों के, जो व्यक्ति महिलाओं के साथ दुराचरण करते हैं, उनको प्रताड़ित, शोषित और यूं कह लें कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, इससे उस समाज की जो एक परंपरा है, नैतिक मूल्यों का जो उसके पास की धरोहर है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो उन नैतिक मूल्यों का वाहक नहीं हो सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की चर्चा मैंने जानबूझ करके इस विषय पर रखी, पति पत्नी के, पति पत्नी और जिसे कहते हैं जिस परिवार में एक जो व्यभिचार की बात आती है, वहाँ इसलिए कही, इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि अभी एक घटना टेलीविज़न और समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हुई है। मेरठ शहर में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की साहिल शुक्ला नामक अपने प्रेमी के साथ मिलकर के सौरभ राजपूत नामक अपने पति की हत्या कर देती है, और वो भी नृशंस हत्या। सिर्फ हत्या ही नहीं होती है, हत्या के बाद जिस निर्लज्जता के साथ वे सेलिब्रेट करते हैं उस हत्याकांड को, उससे समाज एक तरह से सहम जाता है, क्योंकि ये बड़ा ही नृशंस प्रतीत होता है, बहुत ही क्रूर प्रतीत होता है। यदि सिर्फ विवाहेतर संबंध होता और एक घटना किसी कोर्ट में तलाक तक पहुंच जाता, तब इसे समाज एक न्यू नॉर्मल के रूप में एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन इसमें जब क्राइम का एंगल आ जाता है तो ठीक है, टेलीविज़न वालों का तो अपना एक तरीका होता है कि क्राइम करने के समय का सीसीटीवी फुटेज मिला, उसमें ऐसा दिखा, वो हत्या करने के पहले उसने उसे बेहोशी की दवा दी, फिर साहिल को बुलाया, फिर इन दोनों ने मिल करके इस वो सारी क्रूरता की एक एक स्टेप्स की का डिस्क्रिप्शन दे करके उसे जैसे कि बहुरंगी दृश्य दिखा करके, और फिर इसके बाद इन लोगों ने उसे ड्रम में डाला, सीमेंट का घोल डाला, फिर अपनी बच्ची को अपने मायका छोड़ करके वो लोग चले गए रंगरेलियां मनाने, लौट के आए तो ये हुआ वो हुआ, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में ये नाटक हो रहा है। इसके पहले ये कर्ण पिचाशनी की विद्या सीखती थी, तंत्र मंत्र, ओशो, रजनीश, तमाम इस तरह की बातों की चर्चा हो रही है। लेकिन इसमें जो सबसे मूल विषय है वो कहीं पीछे छूटता सा महसूस हो रहा है, वो है कि आखिर परिवार रूपी इकाई, विशेषकर मैं हिंदू समाज की बात करूंगा, ना तो मैं निकाह की बात करूंगा, ना मैं मैरिज की बात करूंगा, ना ही मैं लव मैरिज या फिर स्पेशल मैरिजेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जहां अगर आप हिंदू मैरिज नहीं करते हैं, मुस्लिम मैरिज नहीं करते हैं, क्रिश्चियन मैरिज नहीं करते हैं, तो फिर आप इन सबों से अलग हट करके स्पेशल एक मैरिज करते हैं जिसमें आप जो मर्जी जैसे मर्जी हो करें, उसमें उसको अंततः कोर्ट मैरिज ही कहा जाता है। सवाल मैं हिंदू समाज की इसलिए उठा रहा हूं कि जहां पर 7 वचनों की और एक वैदिक जिसे कहते हैं कर्मकांड के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम को, जिसे कहते हैं अग्नि को साक्षी मान करके, एक पवित्र भावना से
सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलना नहीं होता है, सिर्फ दो परिवारों का मिलना नहीं होता है। समाज में एक नए पारिवारिक इकाई के जन्म के उत्सव के रूप में इसे देखा जाता है। पति और पत्नी मिलते हैं, दो परिवार यानी दो समाज का मिलन होता है, और फिर वो दो समाज अपने समाज में एक ऐसे पारिवारिक इकाई को देखता है जो भविष्य में संतति के माध्यम से नैतिक मूल्यों की धरोहर को, ऋषियों के ज्ञान के धरोहर को और फिर समाज की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा, उसका निर्वहन करेगा। वहां पर इस तरह के जो एवेरेशंस हैं, इस तरह के जिसे आज हम कह सकते हैं कि न्यू नॉर्मल्स जो आ रहे हैं हमारे सामने, वो क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि व्यभिचार कोई आज और कल की घटना है। व्यभिचार की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन जब कोई सामान्य नियम के विपरीत घटनाएं घटती हैं तो वे घटनाएं उस नियम को ही दृढ़ करती हैं कि चूंकि नियम ये है, इसलिए लाखों में करोड़ों में एक आध ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो ये इस नियम के विपरीत को, इस नियम को दुर्बल नहीं बनाता, बल्कि इस नियम को सबल बनाता है और कहता है कि देखो नियम तो ये है। लाखों करोड़ों लोग वैवाहिक जीवन में रह करके, आत्म अनुशासन में रह करके नैतिकता की धरोहर को और समाज की परंपरा को, ऋषि ज्ञान की परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इक्का दुक्का ऐसे एबरेशंस हो जाते हैं। जैसे आज से हम लगभग 2000 वर्ष पहले की एक घटना को लें, जब राजा भर्तृहरि के जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी और उन्होंने रानी पिंगला, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, जब उन्हीं के कोचवान के साथ जब उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है और जब इसकी जानकारी उन्हें बहुत ही क्लासिक तरीके से होती है, जब उन्हें एक फल मिलता है जो उन्हें अमरत्व दे सकता है, वो अपनी पत्नी के प्रेम में जब वो फल उसे देते हैं तो वो चूंकि किसी और से प्रेम करती रहती है तो वो कहती है उस फल को लेकर वो क्या करेगी, वो अपने प्रेमी को दे देती है। उसका प्रेमी जो उसके प्रति भी वफादार नहीं होता है, वो एक ऐसी स्त्री को देता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो नगर वधू की श्रेणी में आती है। तो जब उसे वो फल मिलता है तो वो कहती है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो पाप के इस गंदे नाले में धीरे धीरे करके सड़ गल करके बह रहा हो, वो इस फल को खा करके अपने इस नारकीय जीवन को क्यों अमृत देगा। हमारा राजा इतना बड़ा धार्मिक और कह सकते हैं कि एक एक धार्मिक राजा है और एक परंपरा को निभाने वाला राजा है, तेजस्वी राजा है। अगर वो खाएगा तो वो इस फल को चखेगा या उसे ये फल मिलेगा तो राज्य में जो चीज़ें पहले से ढंग से चली आ रही हैं, यानी हमारी परंपराओं का संवर्धन होगा। इस तरह से वो नगर वधू उस फल को ले जाके पुनः उस राजा को देती है, उस फल की महत्ता बताती है और राजा उस फल को देख करके अवाक रह जाता है। पूछता है तुम्हें कैसे मिला, वो बताती है। राजा को समझते देर नहीं लगती है, वो किसी अपराध वृत्ति में नहीं उतरता है, वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करता है, उसे किसी तरह का प्रश्न नहीं करता है, उसे एक झटके में सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और फिर वो वहां से राजपाट अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को देकर के घर से निकल जाता है। लेकिन साथ ही साथ दुनिया को चेतावनी के अपने दो श्लोक कह जाता है। वो कहता है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्य अन्य मिक्षति जनम सजनो न अन्य आशक्ता अस्मत् कृते च परिशुष्यन्ति काचिदनया धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। ऐसा कह करके वो अपने घर का त्याग कर देता है, राजपाट छोड़ देता है और कहता है कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसकी चिंता है, जिसके चिंतन में मैं दिन रात लगा रहा, वो मुझसे ही विरक्त रही, मयि सा विरक्ता। और ये तो देखो कि जिसका चिंतन या जिसके लिए उसने सब कुछ किया, वो भी उसे छोड़ के किसी और का चिंता करता था, और फिर वो व्यक्ति जिसके लिए उस रानी को चाहने वाला व्यक्ति, रानी जिसे चाहती थी, वो व्यक्ति किसी और को चाहता था, और वो व्यक्ति जिसको चाहता था वो मुझे, जिसको लेकर मेरे मन में कोई चिंतन नहीं। ये क्या दुष्चक्र है भाई। ये सभी धिक्कार के पात्र हैं, ये सभी धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, यानी ये सभी, हम सभी धिक्कार के पात्र हैं जो इस खतरनाक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ धिक्ताम च तम
च मदनम च इमाम च माम च। ये जो कामदेव है, जो इस दुष्चक्र में एक तरह से कह लें कि वो पुतले, वो कठपुतली के खेल में जो नचाता रहता है, इसलिए कामदेव भी धिक्कार के पात्र हैं। ये घटना घटती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के अपवाद कोई इस तरह के अपवाद स्वरूप घटनाओं की कमी है। समाज में हर समय ऐसे अपवाद जो नियम के विरुद्ध घटनाएं घटती हैं, लेकिन जब ये घटनाएं ही न्यू नॉर्मल बन जाए, और वो न्यू नॉर्मल कैसे बन जाती है, मैंने शुरू में जो कहा उस नाविक की बात, कि कुछ लुभावने नारे होते हैं, होते निराधार है, होते बेतुके हैं और अंततः होते हैं आत्मविनाशक, लेकिन लुभावने होते हैं। फ्रीडम, जैसे फ्रीडम हम कहते हैं, जैसे ही किसी ने एक शब्द कहा कि नारियों को गुलामी की जंजीरों में बांध करके रखा गया, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। कहां समझा गया? इस्लाम में। कहां समझा गया? क्रिश्चियनिटी में। भारत में कभी नहीं। उदाहरण भरे पड़े हैं। हाँ, मर्यादा का पालन किया गया। कहने का मतलब कि यदि कोई किसी लड़की को, किसी स्त्री को, अगर कोई ये कहता हो कि देखो रात में ज्यादा देर तक बाहर इधर उधर घूमना मत, इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र घूमना मत, तो इसको लोगों ने कहा कि उसकी आजादी पर एक ऐसी पाबंदी है। कौन सी पाबंदी की बात कर रहे हैं हम? अब वो कहेगी तो ये तो समाज का दोष है, अगर समाज गलत दृष्टि से देखता है तो ये समाज का दोष है। नहीं नहीं नहीं, ये समाज का दोष नहीं है। अगर कोई किसी तरह का आपराधिक वृत्ति वाला व्यक्ति नहीं भी घूम रहा हो, तो हम एक सामान्य एक व्यक्ति की बात कर लेना, एक लड़के की बात कर ले, तो भी बिना मतलब का इधर उधर भटकने का क्या मतलब है? बिना मतलब, एक तो बिना मतलब का भटकना, और दूसरा है कि मतलब से भी भटकना हो, तो भी मर्यादा की बात आती है। फिर आती है बात शारीरिक बनावट की। प्रकृति प्रदत्त जो सहज गुण है, जो सहज रूप से शारीरिक और मानसिक जो गुण और भाव है, जो महिलाओं में होंगे वो पुरुषों में नहीं होंगे, जो पुरुषों में होंगे महिलाओं में नहीं होंगे। और फिर ये जो काम रूपी जो हमारी भावना है, वो हमारी प्रबलतम भावना है। सबसे प्रबल अगर कोई भावना है हमारी इस शारीरिक मानसिक बनावट में, तो वो है काम, वासना। वासना के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बाकी हर चीज के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एकमात्र वासना ही ऐसी चीज है जिसमें चाहे हम पतन की जिस गहराई तक जाना चाहें, हमारा मन सहायक होता है। वैसे तमाम परिकल्पनाओं के जाल बुन करके, वासनाओं के तमाम उन खेलों को जिन्हें हम घिनौना भी कह सकते हैं और जिससे हम कह सकते हैं कि बड़े मजे वाले खेल हैं, वे सारी चीजों के लिए मन को किसी भी तरह के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। वो सहज रूप में उन चीजों को कर लेता है, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए अनुशासन की जरूरत है, उन पर रोक लगाने के लिए अनुशासन की जरूरत है। उनके सहज रूप से मन में उठने और फिर उठ जाने के साथ हमारा उसमें बह जाने में हमारा कोई परिश्रम नहीं लगता। हमें किसी तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, हम सहज रूप में बह जाते हैं। यही कारण है कि मानव जब विपरीत लिंगी को देखता है, और विशेष करके जब ऐसी अवस्थाओं में देखता है जहां सहज रूप से कोई चीज सुलभ हो जाए, तो उसके अंदर की जो सबसे प्रबल और दुर्बल वृत्ति है, भाव है, यानी वासना, वो सहज रूप में जागृत हो जाती है। जो कोई ये कहता हो कि नहीं भाई हम तो सामान्य रूप से मिलते जुलते रहते हैं, हमारे अंदर तो वो भावनाएं नहीं आती, हो सकता है कई वर्षों तक ना वो भावनाएं उठे, हो सकता है कई जन्मों तक ना उठे। जो व्यक्ति अगर किसी ग्रंथ को लिखने में लीन हो, किसी रिसर्च में हो, कोई पढ़ाने वाला पढ़ाई में लिप्त हो, लेकिन ये इतनी प्रबल भावना है कि 25 वर्ष तक भी अगर हम और आप किसी और चीज में लिप्त रहे, जैसे ही उससे निवृत्त होंगे, सबसे पहली भावना इससे ये हमारे ऊपर अटैक, इसीलिए इसे हमें ये अटैक करेगी ही करेगी, क्योंकि ये प्रबलतम है। इसीलिए इसे नियंत्रित किया जाता है, अनुशासित किया जाता है। मर्यादा और नैतिकता के पथ पर हमें चलने को कहा जाता है, जिससे कि हम पथ से विपथ हुए नहीं कि बगल वाले खड्ड में गिर गए। क्योंकि
हमने हमारे ऋषि मुनियों ने परिणाम को देखा। आज जैसे हम कहते हैं ना कि मी माई बॉडी माई लाइफ एंड माई फ्रीडम। ठीक है भाई, करके देख लो, करके देखा गया है। लाखों लाखों वर्षों में तमाम तरह के शोध हुए हैं, उन शोधों के परिणाम से ये ज्ञान हमारे सामने आए हैं। तब हमने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का क्षरण होता है। फिर समाज में तमाम तरह की विसंगतियां उत्पन्न होती हैं और फिर धीरे धीरे अपराध वृत्ति इस सीमा तक आ जाती है कि फिर सभ्यता का संकट हमारे सामने आ जाता है। आज कहीं ना कहीं एक तरफ तो हम राष्ट्रवाद की बातें भी करते हैं, बहुत जोर शोर से हम हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। दूसरी तरफ हम जब हमारे सामने इस तरह के लुभावने नारे आते हैं तो हम सहम भी जाते हैं। अरे रे, इसका विरोध कैसे करें भाई, ये तो भाई स्त्रियों के अधिकारों की बात कर रहा है, स्त्रियों के को बहुत दिनों से दबाया गया, इससे हम कैसे इनकार कर दें। कहाँ दबाया गया है? कौन सा उदाहरण दिया जा रहा है भाई? कौन सा इतिहास पढ़ाया जा रहा है? मुगल काल के समय का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ब्रिटिश काल के समय का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और सवाल यह है कि दबाया जा रहा है, यह शब्द कहां से आया? अनुशासन की मर्यादा में दबाए जाने वाला शब्द को ला करके और फिर बड़ा स्मार्टली, आजकल तो एक और नौटंकी चल पड़ा है। आजकल एक वो क्या है, स्टैंड अप कॉमेडियंस तमाम तरह के गंदे गंदे मिर्च मसाले लगा करके, और फिर देखिए, आप एक एक मैं उदाहरण देता हूं। हम अगर बाहर से आते हैं और कई वस्तुएं खरीद करके लाते हैं या यूं ही लेके चले आते हैं, या कई वस्तुएं हम अपने पीछे किसी मालवाहक से मंगवा रहे होते हैं, ईंट भी लाते हैं, बालू भी लाते हैं, गिट्टी भी लाते हैं, छड़ भी लाते हैं, अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी लाते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है। ईंट बालू और गिट्टी को तो हम अपने घर के बाहर सड़क के किनारे ही गिरवा देते हैं, लेकिन छड़ को हम अपने आंगन में रख लेते हैं। लेकिन अगर हम सोने का हार या सोने का कोई गहना या ज्वेलरी लेके आते हैं, तो उसे हम ना तो सड़क पे छोड़ते हैं, ना ही अपने आंगन में रखते हैं। उसे एकदम सेफली, घर में भी हम उसे टेबल पे नहीं रखते हैं, उसे जा करके सेफ तरीके से हम अपने अलमीरा में रख देते हैं। ये महत्ता होती है उसकी, उस वस्तु का महत्व है। घर की स्त्रियां हमारी, जिसे हम कहते हैं कि हाँ ठीक है वो है, अब वो इसका लोग मजाक उड़ा देते हैं, तुम तो घर की लाज हो और ऐसा कह करके, और पीछे सैकड़ों लोग बैठ करके ताली और ठहाका लगाने में। हमें वो लाज है? तुम, अब चूंकि मैं विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे ना हमारी परंपराएं वैज्ञानिक है, तो वो डिफेंस पे खेलना होता है। नहीं नहीं, हमारी परंपराएं वैज्ञानिक नहीं है, हमारी परंपराएं हैं। लेकिन हम अपनी परंपराओं के विचलन से जो परिणाम आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। परिणाम क्या आ जाएंगे? अगर आप जरा इसको उल्टा करके देख लीजिए, सोने के गहने को सड़क पे रख दीजिए, ईंटों को घर के अंदर कर दीजिए, छड़ को गेट पर ही छोड़ दीजिए, और खाने पीने की वस्तुओं को आंगन में फेंक दीजिए, फिर आप परिणाम देख लीजिए। सोने के गहने अगर किसी की निगाह में पड़ेंगे तो बढ़िया से बढ़िया आदमी भी जो है उसके लोभ से वंचित नहीं रह सकता है, उस लोभ का संवरण नहीं करेगा, वो उठा करके ले जाएगा। खाने पीने की वस्तुओं को आंगन में छोड़ेंगे तो फिर प्रकृति में जो विचरण करने वाले जीव हैं वो उसका भक्षण कर लेंगे, और ईंट पत्थर घर में रख देंगे तो हम सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, वो हमें डिस्टर्बेंस। लेकिन जब चीज़ों की मर्यादा अपनी जगह, इसी तरह से स्त्रियों की एक मर्यादा होती है, उनकी शोभा घर में है। अब आप कहेंगे घर में है तो क्या वो बाहर नहीं जा सकती? क्या वो नौकरी नहीं कर सकती? क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकती? क्या उनके मन में आएगा तो सिनेमा नहीं जा सकती, वो पार्टी नहीं कर सकती, सखी सहेलियों के साथ वो घूम फिर नहीं सकती हैं, उनकी मर्जी आए तो क्या वो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते? हाँ, यहाँ आकर के मसला अटकता है। ये क्या होता है बॉयफ्रेंड? क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते शादी के पहले? नहीं, नहीं रह सकती हैं, वो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। जैसे एक लड़का गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, वैसे एक लड़की को भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। कोई मतलब नहीं है इसका, ये मतलब नहीं है कि वो किसी से बात नहीं कर सकती, किसी के साथ वो थोड़े समय के लिए या तो अधिक एक निर्धारित सीमा से अधिक बातचीत नहीं कर सकती। समाज में जाएं, हर व्यक्ति से वो बातचीत करना, जहां जहां आवश्यक हो वहां वहां बात करना, इसमें कोई किसी तरह की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अनावश्यक, एक लड़का ही कहाँ अनावश्यक रूप से बात करता है? जरा दिखा दीजिए। कहाँ कोई लड़का को आपने देखा कि जहां जो कोई रास्ता में मिल जा रहा है उसी से बात कर रहा है? तो ये सहज समझ में आने वाली बात है कि हमारे व्यवहार की सीमाएं क्या है। लेकिन प्रश्न वही आकर रुक जाता है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं कि एक लड़की या एक लड़का भी
विवाह होते ही एक लड़की जब उससे वचन लेती है अपने वर से कि पर स्त्रियम मातु समानम समीक्षया, तुम पर स्त्री को माता के समान समझोगे, स्नेह सदा चेन्मयी कांता कुरिया, और हमारे बीच में इस प्रकार से ही प्रेम पूर्वक हम रहेंगे कि किसी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, तभी मैं वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रुते वचः सप्त मंत्र कन्या, तभी मैं तुम्हारे बाएं अंग में आकर के पत्नी के रूप में तुम्हारी शोभा बढ़ाऊंगी। तो एक लड़का भी अगर इस तरह के एबरेशन में जाता है तो वो भी गलत। कहने का मतलब जब खड में जिसे कहते हैं आग लगी हो तो वो थोड़ी देखेगा कि कोई लड़का है कि लड़की है, उस आग में तो सभी जल जाएंगे। तो इस तरह के जो एबरेशंस हो रहे हैं, और फिर मैंने कहा कि विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आज जैसे न्यू नॉर्मल के रूप में हमारे सामने आता चला जा रहा है। लेकिन इस घटना से हम चौंकते कब हैं? जब इसमें नृशंसता आ जाती है, क्रूरता आ जाती है। कैसी क्रूरता? जब कोई मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की अपने पति की नृशंस तरीके से हत्या करके और फिर और भी भयानक और नृशंस तरीके से उसे उसके शरीर के साथ वो एकदम राक्षस और पिशाच से भी आगे जाकर के खिलवाड़ करती है, और उसके बाद वो फिर वो काम कीड़ा वाले खेल में मशगूल होना चाहती है, जहाँ से उसकी यात्रा नरक की होनी है, तो वो नरक की यात्रा होनी ही होनी है। परिणाम ही हमारे किए हुए कर्मों का सबसे बड़ा मापांक है। हम अगर गलत करेंगे, देखिए वो कर्म का सिद्धांत तो किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन जैसे इस तरह की घटनाओं के बाद इस पे चर्चा होना जहाँ सहज है, लाजमी है, वहीं पर हमें इन परंपराओं के विपरीत, देखिए होता क्या है ना कि जब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, सटल तरीके से कुछ नैरेटिव को, फिल्मों ने इसमें बड़ा गंदा काम किया। अब जैसे प्रेमचंद ने एक बहुत पहले कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की कहानी का मतलब ही है कि 47 के पहले, वो 1940 के पहले की, क्योंकि 1936 तक तो प्रेमचंद रहे थे। उनकी कहानी मुझे याद आ रही है। उस कहानी का शीर्षक है धर्म संकट। उस कहानी में हालांकि उसमें स्त्रिया चरित्र की बात भी उन्होंने इंगित किया है कि कैसे एक विवाहित स्त्री उसके भाई के, चूंकि प्रेमचंद स्वयं वामपंथी विचारधाराओं से प्रभावित थे, तो वामपंथ को मानने वाले जितने भी लोग थे उसी तरह के कैरेक्टर्स को प्रमोट करते थे। तो प्रेमचंद ने जो लिखा है उसमें किसी एक वामपंथी विचारधारा जो उन्मुक्त स्त्रियों के अधिकार इत्यादि की बात करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी बहन को पूरे उन्मुक्त तरीके से फ्रीडम देता है। उसका पति कहीं काम के सिरे में इधर उधर रहता है, और तभी वो जब अपने उन्मुक्तता में रात रात भर नाटक और ड्रामे देखती है, उसी में से एक कलाकार के साथ उसका फसाव हो जाता है, उसका लगाव हो जाता है, और फिर वो रात रात में अपने घर में बुलाकर उसके साथ अपने रंगरेलियां मनाती है। एक रात उसके भाई और घर के नौकर उसे पकड़ लेते हैं, मुकदमा चलता है चोरी का। तो वो लड़का और उसके वकील कहना चाहते हैं कि भाई मैं कोई चोर नहीं हूँ, और मेरे पास इस लड़की के द्वारा लिखे गए पत्र हैं। लेकिन ये लड़की फिर आंखों के इशारों से उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें अभी भी प्रेम करती हूँ, हमारे तुम्हारे बीच का जो बद है उसे बद ही रहने दो, मुझे बदनाम ना करो। फिर वो लड़का चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लेकर के 5 साल की सजा ले लेता है, लेकिन उसे बदनामी से बचा लेता है। लेकिन विवाहेतर संबंध का ये जो पक्ष है वो प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी धर्म संकट में भी रखा। आप लोगों को याद होगा अक्षय कुमार की एक फिल्म थी, मैं भूल रहा हूँ, रुस्तम या कुछ ऐसे करके था, वो पारसी कहानी, जिसमें कि वो जहाज़ पे चला जाता है, और जब वो नेवी का ऑफिसर है लौट के आता है तो अपनी पत्नी के साथ एक दूसरे आदमी के संबंध को जान करके उसकी हत्या कर देता है, और फिर मुकदमा में सब लोग इसके पक्ष में रह जाते हैं। वो जो भी जूरी होती है इसके पक्ष में फैसला देती है। तो समाज में ऐसी घटनाओं का घटना परंपरा के विचलन का परिमाण नहीं है, परंपरा के स्वस्थ होने का परिमाण है, मापांक है। क्योंकि ये अपवाद है। अपवाद में घटनाएं समय समय पर घटती रहेंगी, लेकिन जब इन घटनाओं की संख्या और बारंबारता बढ़ती चली जाएगी और समाज उसे एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं भाई ये तो है। जैसे आजकल एक शब्द चल पड़ा है ओपन मैरिज, लड़का लड़की शादी करते हैं और एक शर्त के साथ कि देखो we are getting married because we want to have a kind of family, we want to enter into the institution of family, that's all। उसके बाद
तुम्हारे फ्रीडम के रास्ते मैं नहीं आऊंगा। यू विल नेवर आस्क अबाउट द पासवर्ड ऑफ माई मोबाइल, नॉर विल आई सीक एनी सच फेवर फ्रॉम यू। तुम अपने मित्रों की मंडली में मगन रहो, हम अपने मित्रों की मंडली में मगन रहेंगे। मेरी मर्जी जो आएगी। यू आर फ्री टू हैव ऑल टाइप्स ऑफ वन नाइट स्टैंड्स विच यू विश, आई टू विल हैव, लेकिन वी विल रिमेन मैरिड। ये कहते हैं ओपन मैरिज। कैसा ओपन मैरिज है भाई? एलजीबीटीक्यू तो एक बीमारी है, उसकी चर्चा तो एक अलग विषय ही है। आजकल ये ओपन मैरिज नाम की एक बीमारी आ गई है समाज में। ऐसे तमाम घृणित से घृणित चीजों का सामान्यीकरण, यानी जिसे हम कहते हैं न्यू नॉर्मल्स के रूप में आ जाना, ये समाज के लिए बहुत ही घातक है। इतना घातक है, इतना घातक है, समाज की नींव को हिला रहा है। अब लोग विवाह करते हैं तो उसी वक्त सोच लेते हैं, आजकल के विशेषकर जी, और फिर नए नए झंडे झंडे बरदार टाइप के शब्द जो होते हैं, जेंडेक्स, जेन जी, जेन फी, मतलब वो जेन अल्फा, जेन बीटा, पता नहीं क्या क्या ये नौटंकियां चल रही है। ये तो जेन जेड की बात है भाई, जेन जी की बात है। मतलब क्या है भाई? क्या हो तुम आदमी नहीं हो? तुम्हें भूख नहीं लगती? तुम्हें प्यास नहीं लगती? क्या तुम अपनी वृत्तियों से ऊपर हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नौटंकी और शुद्ध नौटंकी है, और कुछ नहीं है। अब उसमें क्या हो रहा है, लोग पहले से ही मानसिक रूप से इस रूप और फिल्म की भूमिका इसमें बहुत जबरदस्त है। और उसमें भूमिका में मूल कारण क्या है? इस तरह की फिल्में आ जाती हैं, मैंने पूरी नहीं देखी है, कोई करके मिसेस करके फिल्म आई थी, कि लड़की को दिखा दिया गया कि गृहस्थी की चक्की में इतना पिरो दिया कि वो रिबेल करके, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो झापड़ लगा करके ससुर और पति को निकल जाती है घर से। क्या मतलब है इसका? समाज में ऐसे भयानक भयानक कांड हो रहे हैं, और यहाँ पर नैतिक मूल्यों के शरण की जिम्मेवारी उन लोगों पर नहीं है जो इसको कर रहे हैं, वो उन लोगों पे है। कहने का मतलब कि जो चुप बैठे हैं, जो समझ करके चुप बैठते हैं, उनकी जिम्मेवारी अधिक है। और ठीक है, करोड़ों लोगों में से अगर कुछ दर्जन भर लोग भी अगर सेंसिबल बातें करेंगे, परंपराओं की बात। अब होता क्या है, जिसे कहते हैं ना एक शब्द है बॉडी शेमिंग, वैसे ही कल्चर शेमिंग। जैसे ही कोई बात करेगा परंपरा की, नैतिकता की, तो लोग हंसी उड़ा देंगे। अच्छा, नैतिकता की, देखो वो नैतिकता की बातें कर रहा है। और फिर उसके ऊपर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आएगा और फिर वो अपने एक लच्छेदार तरीके से उसका मजाक उड़ा जाएगा, और उसमें कहेगा कि कुछ लोग हैं समाज में जो नैतिकता की बातें करते हैं, देखो उनकी नैतिकता कहाँ लटक रही है। कुछ ऐसे उल्ट पटांग टाइप का वो जब सोचे, जब कोई नकारात्मक सोच में आगे बढ़ जाएगा तो कर लेगा वैसी बात। कहने का मतलब है कि इस तरह की, इसीलिए मैंने वो मुस्कान रस्तोगी, साहिल शुक्ला और सौरभ राजपूत के उस आपराधिक घटना पर मैं अधिक विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, और न जाना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि ये जो विवाहेतर संबंध है, इस पे अब इसके गंदगी के ऊपर क्या चर्चा करना, कि कैसे, हाँ एक चीज है, कैसे कोई विचलन में चला जाता है। संसर्ग, जिसे हम कहते हैं ना आजादी, फ्रीडम, या जिसका मैं हिंदी अनुवाद करता हूं स्वेच्छाचारिता। जैसे ही हम जितना अधिक लंबा, देखिए जब दुर्बल वृत्तियों को हम खाद पानी देंगे तो उनके पनपने में थोड़ी भी देरी नहीं लगी। अच्छे वृक्ष को आप लाख, अच्छे पौधे को आप लाख पानी खाद दीजिए, उनके उत्पन्न होने में, उनके बड़े होने में, उनके ग्रोथ में और उनकी सुरक्षा में बहुत समय लग जाता है। लेकिन बुरी वृत्तियां या फिर तृण को उत्पन्न होने में, थेथर के पौधे के उत्पन्न होने में, या ऐसे तो कोई भी वनस्पति बेकार नहीं होती है, लेकिन बेकार चीजों को आपको परिश्रम करके नहीं लगाना पड़ता है। किसी भी खाली मैदान में पानी डाल दीजिए और 5 दिन के बाद पीछे मुड़ करके देखिए, मालूम चलेगा वो घासों से लहलहा रहा है। लेकिन उसी उसी क्षेत्र को आप बढ़िया से साफ सफाई करके कोई ढंग का पौधा लगा दीजिए, तो फिर वो आपको मालूम चलेगा कि उसकी सुरक्षा ही नहीं करनी पड़ेगी, पहले तो निकलेगा ही नहीं। और जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ प्लांट आप बढ़ाते जाएंगे, तो फिर कहा जाता है ना, कहीं मैं अभी याद नहीं आ रहा उस जगह का नाम, नॉर्थ ईस्ट में कोई एक जगह है, मैं भूल रहा हूँ उस जगह का नाम एग्जैक्ट। वहाँ पर सिरोही लिली नाम का एक पुष्प किसी पहाड़ी पे है, वो बहुत तरीके से उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन होता है। वो उस पहाड़ी के नीचे भी नहीं उगता है, केसर कश्मीर में ही लगता है। कुछ फल फूल और बाकी सब्जी के पौधे किसी क्षेत्र विशेष में ही उगते हैं। ठीक उसी प्रकार से सद्वृत्तियों का और अच्छे लोगों का जो
कह सकते हैं कि उनका बनना और उत्थान जो है वो कुछ खास परिस्थितियों में ही होता है, और उन्हीं परिस्थितियों का नाम है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा, मर्यादा का ह्रास होगा, स्त्रियां विचरण को प्राप्त होंगी, वैवाहिक संबंध में विवाहेतर संबंध उत्पन्न होंगे, समाज का विघटन होगा, परिवार रूपी इकाई टूटेगी, वामपंथी अट्ठास करते हुए सेलिब्रेशन करेंगे, और फिर उनके पास तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तरीके से तमाम वैसे हैं। सारी की सारी फिल्में क्या करती हैं, लड़का लड़की अलग अलग तरीके से मिले और फिर इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज और इन सब चीज, कास्ट को तोड़ना, कास्ट शब्द तो मैं इस्तेमाल, वर्ण व्यवस्था पे आघात करना है, लव मैरिज को प्रमोट कर दो, अंतरजातीय विवाहों को प्रमोट कर दो, समाज में स्त्रियों को और परिवार को दुर्बल करना है, तोड़ के छिन्न भिन्न करना है, तो फिर लड़कियों को कहो कि तुम्हें तो सदियों से दबाया गया, तुम्हें गुलामी की जंजीरों में रखा गया, तुम इस योग्य ही नहीं समझी गई समाज के द्वारा कि तुम्हें भी मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे चलना है। इससे अधिक क्या कदम से कदम मिलाकर के चलना है कि एक परिवार रूपी इकाई में स्त्री हर समय प्रधान रूप से अपनी चीजों को मनवाती रही है। परिवार ही तो सबसे आधारभूत इकाई है समाज का, और उस इकाई में जो सबसे प्रबल जिसे एक स्वर कह सकते हैं, सबसे मुखर स्वर है, वो स्त्रियों की होती है। तभी तो वो 7 वचनों में से हर वचन में अपने वर को कहती है कि अगर तुम मेरे इस वचन को मानते हो तो मैं तुम्हारे बाएं अंग में आ करके और तुम्हारी स्त्री और भार्या बन करके तुम्हारे जीवन और समाज की शोभा बढ़ाऊंगी। क्योंकि वो वचन देती है, पुरुष नहीं उससे कहता है कि तुम मुझे वचन दो, तुम मुझे वचन दो। क्योंकि समाज में कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, स्त्रियों को ये मान करके हम चलते हैं कि वे अनुशासित हैं, मर्यादित हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए समाज है। इसीलिए जब वैवाहिक मंत्रों की व्यवस्था सनातन काल से जो चली आ रही है, वो इसलिए की गई थी कि किसी भी पुरुष को, वर को स्त्री से वचन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो वो उसे अपने वामंग में ले करके उसको उसके जीवन का एक संरक्षक बन करके, और एक प्रकृति प्रदत्त है। संरक्षक बनने का मतलब ये नहीं है कि उसका ईगो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं और स्त्री का कोई ईगो ही नहीं है। नहीं 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 नहीं। जब वो कहती है पर स्त्रियम मातु समानम, तुम्हें मानना होगा, तो ये माना जा रहा है कि वो पर पुरुष को भातृ समान, पितृ समान या पुत्र समान मान करके पिता मानती है, बड़ा भाई मानती है, छोटा भाई मानती है, छोटा है तो पुत्र पुत्र समान मान के चलती है। ये उसके सहज संस्कार अनुशासन में है। अब उसी को तो तोड़ा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें घर में नहीं रहना है, 4 दीवारी तुम्हारे लिए तो जेल है, इस कारावास को तोड़ करके निकल जाओ। तो ठीक है भाई, निकलने कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप शिक्षक बन जाइए, आप सेना में चले जाइए, आप सुरक्षा पुलिस में चले जाइए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाइए। कहीं जाने आने से रोका नहीं जा रहा है। आप जब कहीं जाएंगे आएंगे तो सिर्फ आपकी सुरक्षा की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आपकी असुरक्षा से समाज का विघटन होगा। क्योंकि परिवार की सबसे महत्वपूर्ण इकाई आप हैं। आपकी अगर सुरक्षा में सेंधमारी होगी तो फिर समाज के पारिवारिक रूपी इकाई में जबरदस्त शरण होगा, और उस शरण के परिणाम स्वरूप समाज टूट जाएगा। और धीरे धीरे करके फिर कल को आप ही कहेंगे कि भाई मुझे घर में लौटना है, ये समाज रहने के लायक नहीं है। यहाँ पर आज जो समाज वाहवाही कर रहा है, शाबाशी दे रहा है, वाह वाह क्या ब्रेवो ब्रेवो, कल वही समाज वहाँ पर जब नारकीय मुर्दनी छा जाएगी, कहीं भी कुछ मन नहीं लगेगा, सब तरफ एक खतरनाक डिप्रेसिव उदासीनता छा जाएगी, तब वहीं पर स्त्रियां फिर घर के रास्ता वापस ढूंढना, फिर वो घर वापसी का रास्ता ढूंढेंगी। तब फिर क्या कहा जाएगा? फिर वो कैसे कहेंगे कि भाई हमने तो कहा का, तो ये सोच के वो मुझे एक गाना या एक गीत की पंक्तियां याद आती है कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्तिकाए, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। जिसे 15 अगस्त 1947 के लिए किसी राष्ट्रीय कवि ने लिखा था, उसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि जिसे वो नारी मुक्ति आंदोलन, फ्रीडम और तमाम तरह के इस लच्छेदार इन इन वाक्यों से जो अलंकृत हम करते रहते हैं, वो अंततः इन्हीं के पैरों के जंजीर बन जाते हैं। क्योंकि जहां कहीं भी, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं विज्ञान शब्द का उस अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहता हूं जहां हम डिफेंस में अपने परंपराओं की वकालत करते हैं। नहीं, जब कभी भी जब किसी ऋषि प्रमाणित परंपरा का, ऋषि प्रमाणित का मतलब ही होता है ज्ञान के तर्क के आधार पर जब कोई चीज़ें हम प्रमाणित करते हैं, उसका जब कभी भी विचलन होगा, जब कभी भी हम उससे फिसलेंगे, तो समाज खड्ड में गिरेगा ही गिरेगा, तय है।
चीजें तय हैं कि ऐसे हम चलेंगे तो ऐसे ही जाएंगे। आप देख लीजिए ना कि स्त्रियों का जो आकर्षण है वो कुछ समय के लिए होता है, और गिद्ध रूप में काम लोलुप जो समाज में, जिसे हम कहते हैं ना कि वल्चर्स आर रोमिंग एंड वल्चर्स आर प्राउलिंग बिहाइंड द बुशेस, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि लोग एक काम लोलुप निगाहों से देखते रहते हैं, और सिर्फ देखते नहीं रहते हैं, काम लोलुप व्यक्ति के पास एक सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है। वो कमजोर, जैसे काम लोलुप व्यक्ति से मेरा मतलब सीधा है वामपंथी लोगों से। वे देखते रहते हैं समाज का सबसे कहाँ से हम हथौड़ा मार सकते हैं, तो वो जहां जहां से भी समाज को तोड़ा जा सकता है वहां पे वो एक बाइनरी में एक द्वंद्व ला देता है, एक शोषक और एक शोषित की भूमिका में लोगों को खड़ा कर देता है। और जहां कहीं भी उसका स्कोप दिखता है, नारियों को शोषित, पुरुषों को शोषक, अपर जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं उनको शोषक, नीचे वर्ण के लोगों को शोषित, ऐसे करके जहां जहां उसको स्कोप मिलता जाता है। अब तो यहां है कि माता पिता को शोषक, बच्चों को शोषित, इसके तहत तो एलजीबीटी वाले अपने गंदे गंदे नाले को बहा रहे हैं। स्त्रियों को शोषित और पुरुषों को शोषक कह करके वो फेमिनिज्म का गंदा नाला बहा रहे हैं। ऐसे अगर हम देखें तो उन तमाम तरीकों से जो वामपंथी वल्चर्स हैं, दे आर रोमिंग इन द सोसाइटी, और उनके पास तो ऐसे से, अभी आप अपने एक क्षण के लिए अगर मैं अपने मन के उस गंदे पक्ष को अगर की ओर अगर नाटक और अभिनय में भी जाना चाहूं, तो मैं लच्छेदार तरीके से इस चीज की वकालत कर दूंगा कि समाज कितना क्रूर है, स्त्रियों को दबा करके रखा है। कहने में क्या जाता है, असल मंशा क्या है मेरी, कि तुम ऐसा करके घर से निकल करके और मेरे साथ आकर के मेरी भोग सामग्री बनो, और फिर देखो कितना मजा आता है। वास्तव में वो मजा अंततः सजा बन जाती है। यही है ऋषि प्रमाणित समाज में नैतिक मूल्यों के ह्रास की परिणति, और उसी का हम रूप देख रहे हैं। जहाँ कहीं एक मुस्कान की घटना घट जाती है, जहाँ पर वो मुस्कान जो है एक सौरभ राजपूत का इस्तेमाल करती है अपने भोग सामग्रियों को इकट्ठा करने में, और दूसरे शाहिल शुक्ला का इस्तेमाल करती है वो वो अपने अपनी वासनाओं की पूर्ति में। और इस दोनों के इस्तेमाल करने में जो क्रूर, नृशंस और अनैतिक मूल्यों का शरण होता है, उसके परिणाम स्वरूप वो स्वयं एक नारकीय जीवन जीने को विवश नहीं होती है, उसकी सहज परिणति होती है। अंततः जो नाविक है वो जो चिल्लाता है, एक ऐसी चर्चा है, एक ऐसी वार्ता है, एक ऐसा विमर्श है जो बहुत लंबे तक चल सकता है। एक वीडियो की बात नहीं है। समय यद्यपि लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इसमें समाहित नहीं किया जा सकता। इसके तमाम पक्ष हैं जिसको हम हर समय चर्चा करेंगे और उसे अधूरा ही पाएंगे। तो होता क्या है कि वो नाविक जब कहता है कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है फ्रीडम, और वो फ्रीडम वाली आवाज़ मुझे कहती है कि नाव में छेद कर दो, और वो नाव में छेद करके कामयाबी की कुटिल मुस्कान मुस्काता है। और जब वो डूबने लगता है तो उसे लगता है कि ये नारा तो बड़ा बेतुका था, बड़ा निराधार था, आत्मविनाशक था, मुझे लुभावना लग रहा था, लेकिन मैं तो डूब रहा हूँ। और फिर वो डूब जाता है। ऐसे लोग डूब जाते हैं, लेकिन जब इनकी बहुसंख्या हो जाती है तो फिर समाज डूबने लगता है। इससे पहले कि ये बहुसंख्या और अधिक बढ़े, समाज में ये न्यू नॉर्मल और अधिक विषैला बने, हमें चेतावनी के इन चेतावनी के इस विमर्श को आगे जारी रखना होगा और आगे इसके साथ में बढ़ना होगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।